कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां बीमारियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो। लेकिन क्या सचमुच ये संभव है? आज जिस वातावरण में हम जी रहे हैं वहां बीमारियों ने हमें घेर रखा है और हम इन बीमारियों के साथ अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? फिक्र मत कीजिए, अगर बीमारियां हैं तो उसका समाधान है, उसका इलाज है। संसद टीवी की खास पेशकश आयुष्मान भव, जिसके जरिए देश के जाने माने चिकित्सकों से हम आपकी सीधे बात करवाते हैं। बीमारी चाहे जो भी हो, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं तीनों पैथी के विशेषज्ञ, आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ। आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे वो भारत में बहुत आम है, या यूं कहें कि हर घर में इस बीमारी से जूझ रहा है एक शख्स। मैं बात कर रही हूं एस्थमा की। एस्थमा जो सांसों से जुड़ी एक बीमारी है। एस्थमा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जब आप सांस लेते हैं तो किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आज हम सांसों से जुड़े इस रोग के बारे में विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर मौमिता चक्रवर्ती हैं हमारे साथ, होम्योपैथ से आप सीएमओ हैं, आयुष निदेशालय दिल्ली। साथ ही एलोपैथ से डॉक्टर अनंत मोहन हैं, आप प्रमुख हैं पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, एम्स नई दिल्ली। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। और आयुर्वेद से डॉक्टर रमाकांत यादव, आप विभाग अध्यक्ष हैं काय चिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं संसद टीवी के स्टूडियो में। और चूंकि हम एस्थमा की बात कर रहे हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, सांस की नली में होने वाली सूजन, जिसकी वजह से सांस की जो नली है उसमें सूजन आती है और वो सिकुड़ सी जाती है, और इसकी वजह से लगातार खांसी आना, सीने में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत और घबराहट जैसे लक्षण आम होते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अस्थमा कई तरह के होते हैं और इसलिए इन्हें ट्रिगर करने की जो वजह है वो भी अलग अलग हो सकती है। ग्लोबल एस्थमा रिपोर्ट 2018 कहती है कि रोजाना 1000 से ज्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं। यकीनन ये संख्या भयावह है और इससे भी बुरी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका निदान नहीं हो पाता, इसलिए जागरूकता जो है वो बेहद जरूरी है। आज हम आयुष्मान भव के इस एपिसोड में अस्थमा के हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अस्थमा यानी दमा आज एक आम सी बीमारी बन गई है। ये सांस से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस की नली में सूजन या पतलापन होने के कारण मरीज को फेफड़ों पर ज्यादा दबाव महसूस होता है। ऐसे में सांस लेने पर दम फूलने लगता है, खांसी होने लगती है और सीने में जकड़न के साथ साथ आवाज भी आने लगती है। अक्सर अस्थमा के अटैक आते हैं। यूं तो सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कारण अस्थमा या दमा ही है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है। छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अस्थमा अपनी चपेट में ले सकता है। इस रोग के लिए पर्यावरण प्रदूषण और आनुवंशिकी 2 मुख्य कारण जिम्मेदार हैं। इसलिए जो माता पिता इस रोग से पीड़ित हैं, उनके बच्चों में दमे का खतरा बढ़ जाता है। लक्षणों के आधार पर अस्थमा 2 तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा पराग कणों या पोलन, पशुओं, धूल, गंदगी और कॉकरोच आदि के कारण हो सकता है, जबकि आंतरिक अस्थमा कुछ केमिकल्स के शरीर के अंदर जाने से होता है, जिनमें बढ़ता प्रदूषण, सिगरेट का धुआं जैसी वजह मुख्य है। आमतौर पर इस बीमारी का मुख्य असर मौसम के बदलाव के साथ दिखता है। एक बार अस्थमा हो जाने के बाद जीवन भर इस बीमारी से जूझना पड़ सकता है। ये एक ऐसा रोग है जिसे पूरी तरह 100% रोकना संभव नहीं। अस्थमा के उपचार में ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे सांस की नालियां खुल सकें और उनमें सूजन को कम किया जा सके। इसके अलावा खान-पान और दिनचर्या में बदलाव लाकर भी अस्थमा को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
अस्थमा के मरीजों को जिन वस्तुओं या खाने पीने की चीजों से एलर्जी हो, उनसे परहेज रखना चाहिए। इसके साथ ही धुएं, धूल, मिट्टी और धूम्रपान से भी बचना चाहिए। तो लगातार जो नंबर्स हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन कीजिए, अपने सवाल पूछिए, एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे। और जो पहले कॉलर हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश, आप हरियाणा से हैं। स्वागत है मुकेश आपका, बताइए आपका सवाल। जी, मेरे को ये गले में 1.5 साल से गांठ है। जी जी बताइए सवाल। दो गांठ है जी। ये मैंने आयुर्वेदिक की दवाई ली थी, पर मेरे कभी कभी ये ठोड़ी के नीचे जैसे गला जकड़न होता है ऐसे होती है, और गले में खुजली और खांसी आती है, और सांस तो चढ़ा रहता है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे कुछ भी खा लिया। सांस लेने में भी दिक्कत है आपको? ये मेरे को 1 साल से 3 महीने हो गए। जी, अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक क्लियर आएगी। और इसका जवाब मैं डॉक्टर अनंत मोहन आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। जो समस्या ये बता रही हैं, क्या ये अस्थमा से रिलेटेड है या कुछ और भी दिक्कतें इनको हैं? देखिए, जो इन्होंने बताया अभी अस्थमा क्लियर तो नहीं इसमें लग रहा है, तो शायद गले में कोई गांठ की बात कर रही हैं, जो शायद मुझे सुनाई दिया। जी, गांठ अगर गले में लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स क्यों है ये पता लगाना जरूरी है। आई थिंक और इन्होंने कोई ऐसा पहले का नहीं बताया। अस्थमा यूजुअली सीजनल होता है, कुछ सालों से होता है, अलग अलग सीजन्स में होता है। सांस में सीटी ऐसी आवाज जैसे आपने बताया, सब दिक्कतें आती हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि ये अस्थमा जो बता रहे हैं, बट इनको एक बार चेकअप तो कराना पड़ेगा, वो गांठ क्या है और वो क्यों है वो जानने के लिए, क्योंकि उसके बहुत कारण होते हैं। जी बिल्कुल। तो मुकेश, आपको ये समझना होगा कि बीमारी एग्जैक्टली क्या है, और इसके लिए आपको विशेषज्ञ के पास जाकर उसका एक बार टेस्ट कराना जरूरी होगा, ताकि पता चल पाए कि दरअसल दिक्कत असली में कहां है। चूंकि हम अस्थमा पे बात कर रहे हैं और इससे जुड़े पहलुओं पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर मौमिता, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, कोरोना के बाद जीवन बहुत बदल चुका है और हमने देखा कि कोविड की पहली, दूसरी या तीसरी लहरों ने सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया तो हमारी लंग्स को प्रभावित किया, और इस बीच में सांस की बीमारियां जो अस्थमेटिक पेशेंट थे उनके लिए और ज्यादा बढ़ गई। तो अगर हम महामारी के बाद के समय को हम देखें तो इस समय अस्थमा के मरीज और ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस समय तो प्रदूषण भी अपने चरम पर है। तो ऐसे में अस्थमा को लेकर, उससे बचाव को लेकर किस तरीके की सावधानियां बरती जाएं, और जो लोग आफ्टर कोविड यानी कि जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं, क्या उनको भी प्रोलॉन्ग्ड इसमें समस्याएं आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद, ये जो 3 साल कोविड के बाद जो हम देख रहे हैं, 3 वेव्स चला गया कोविड का जी। जो जनरल पेशेंट काफ कोल्ड लेके आते थे वो भी क्रॉनिकली हो गया, और वो एस्थमा लाइक सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है जी। तो उसके लिए हमारा होम्योपैथिक में भी कुछ मेडिसिन है जो लंग परफ्यूजन बढ़ाते हैं जी। तो उस मेडिसिन को हम एडवाइस करते हैं। उसके साथ साथ जनरल लाइफस्टाइल चेंज कर लिए, जैसे थोड़ा सा नॉर्मल एक्सरसाइज करे और खान पान के ध्यान दे, अभी जो वीडियो में दिखाया गया, और खाना पीना प्रॉपर तरीके से करे और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन ले, क्योंकि एस्थमा क्या होता है, एस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है, वो एपिसोडिक होता है। पर्टिकुलर किसी का किसी सीजनल वेरिएशन में, जैसे सर ने बताया, सीजनल वेरिएशन में होता है, किसी का पर्टिकुलर कुछ फूड आइटम्स इंटेक करने के बाद होता है, तो उस हिसाब से हम उसको एडवाइस देते हैं। जबकि ये कोविड के बाद इतना बढ़ गया तो पेशेंट अलर्ट भी हो गया कभी। बिल्कुल, ये भी बात नहीं, ये जो सारी मीडिया है पेशेंट को बहुत कॉन्शियस भी कर दिया, तो पेशेंट अभी अपना हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। थोड़ा बहुत खांसी जुकाम को लेके प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट जरूर हमारे पास आते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे सलाह दीजिए कुछ। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, एंटीमाइसेमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस के लिए बता देते हैं, कुछ प्रिकॉशन भी बता देते हैं, तो उसमें पेशेंट की काफी हद तक ठीक रहेंगे। डॉक्टर रमाकांत, जैसा कि ममिता जी ने भी कहा कि ये क्रॉनिक डिजीज है, क्या मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि इसे लेकर कहा जाता है कि अस्थमा जो है वो लाइलाज है, एक बार अगर किसी को अस्थमा हो गया तो वो जीवन भर उसके संग रहेगा, उसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, उसकी सीवियरिटी को कम किया जा सकता है, पर उसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, क्या ये सच है या फिर ये एक मिथ है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से इसको मिथ नहीं कह सकते हैं, इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है जी।
क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि अगर मान लिए इस तरह के जो एस्थमेटिक अटैक्स हैं अगर वो आने शुरू होते हैं तो वो लंबे समय तक रहते हैं। कई बार चूंकि हमारा अभी जैसे हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि जो वातावरण की कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से हमारे जो शरीर में है वो जो फेफड़ों की नलियां होती हैं उनमें कुछ स्वेलिंग आ जाती है या स्वेलिंग की वजह से उनमें कई बार जो है हल्के हल्के डिस्चार्जेस वगैरह भी रेगुलर होते रहते हैं। जी। तो इस तरह की कंडीशन होने की वजह से जो है एक जब एलर्जी रहती है शरीर में तो कभी भी किसी भी कारण से आप जब तक के कारण आपको पता नहीं है किसी भी कारण से वो बार बार करके जो है ये शरीर में आती है। और दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सीजनल वेरिएशन होते हैं जो सीजनल चेंजेस होते हैं जी। तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है और वो शायद सीजनल चेंजेस भी अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं तो ये समस्याएं हम कम कर सकते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है अब जैसे अभी आपने अभी जैसे क्लिपिंग में दिखाया कि चाइल्डहुड अजमा जो होता है जो ब्रोंकल अजमा चाइल्डहुड होता है वो कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे करके अगर आपने डाइट लाइफस्टाइल सही रखी तो एडल्ट एज में वो परेशान नहीं करता वो धीरे धीरे ठीक भी जाता। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है ये ठीक हो सकता है लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते जाएंगे तो फिर डेफिनेटली ये निश्चित से समय समय पे आता रहेगा। जी बिल्कुल जी डॉक्टर अनंत हम यहाँ पे समझना चाहेंगे चूंकि चाइल्डहुड अस्थमा की बात की है और हम देख रहे हैं कि बच्चों में छोटे बच्चों में इनफैक्ट जो इन्फेंट हैं जो बच्चे न्यू बॉर्न हैं उनमें भी इस तरह के लक्षण हमको देखने को मिल रहे हैं। कई बार पैदा हुए बच्चों को भी न्यूबलाइज कराना पड़ता है सांस से संबंधित दिक्कतें होती हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ये अनुवांशिक भी है माँ से बच्चों में ट्रांसफर होता है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से भी ट्रांसफर होता है? जी हाँ जेनेटिक बेसिस है अस्थमा का। फैमिली हिस्ट्री अगर है स्पेशली अगर इमीडिएट फैमिली में है तो चांसेस हैं कि बच्चे को भी कुछ ना कुछ हद तक अस्थमा हो सकता है। परसेंटेज छोटा है ऐसा नहीं कि सभी को होगा ऐसा नहीं मेजॉरिटी को नहीं माइनॉरिटी को होता है। बट जैसे आपने क्लिपिंग में भी दिखाया था जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है अस्थमा का स्पेशली अगर भाई बहन को हो इमीडिएट भाई बहन या मदर फादर को हो तो चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ये है माइनॉरिटी जो जेनेटिक बेसिस का है। मेजॉरिटी है जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड होता है। सो ये एक स्मॉल प्रोपोर्शन है जो मदर फादर या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के वजह से ट्रांसमिट होता है बच्चों में और बच्चों में। बिल्कुल ममिता मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर आना चाहूंगी कि अगर न्यूबॉर्न बेबीज में हम देख रहे हैं इन्फेंट में देख रहे हैं और अगर ये अनुवांशिक है तो क्या चूंकि वो बच्चे हैं और उनमें अगर सांस की नली में इस तरह के प्रॉब्लम है वो अस्थमेटिक है तो क्या हम बचपन में या उनके लाइफ स्टाइल में या कुछ इस मेडिसिन से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो बड़े होने तक अस्थमा से कम से कम जो बीमारी है जैसे हम कह रहे हैं कि वो ताउम्र सांस रहती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए बच्चों के साथ कम से कम ये संभव है? हाँ क्योंकि होम्योपैथी स्पेशली बच्चे में जैसे हमको पता है कि बच्चे में बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत इजीली एडमिनिस्टर्ड है। तो हम उस वक्त जो बच्चा बिल्कुल ब्रेस्ट फीड में है वो माँ को भी हम मेडिसिन खिलाते हैं और कुछ बच्चे को भी बच्चे का कंडीशन के अनुसार क्योंकि कभी कभी बच्चा होता है आईसीयू में है तो जैसे भी है परफ्यूजन ऑल्फेक्शन किसी भी थ्रू में हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो मेडिसिन देते भी है कुछ प्रिकॉशन बता देते हैं हम। तो वो बच्चे को जैसे बच्चे जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं वो घर में डैम्पनेस ना हो। बच्चे इंडोर प्लांट्स में जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसमें पोलेन से भी बच्चे का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पोलेन वाला ट्री वो अवॉइड करे। घर में डैम्प और साफ सफाई प्रॉपर तरीका से रखा जाए फंगस ना लगे। और घर पे जो कॉकरोचेस होता है कॉकरोचेस का भी शेडिंग होता है तो उसमें जो हमारा डस्ट माइट्स होता है वो भी एयर में आ जाता है तो उससे भी बच्चे को बचाना है। तो ऐसे हम परवरिश करें क्योंकि ये सब एडवाइस हम बच्चे के पेरेंट्स को देंगे घर वाले को देंगे। इवन जो घर पे जो पेट्स रहता है पेट्स का जो डेंडर होता है उसका जो बाल होता है कुत्ता बिल्ली या कोई खरगोश भी तो वो एलर्जी एयर में आता है वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये सब प्रिकॉशन के साथ साथ हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का बैकअप देंगे तो होपफुली वो बच्चा ठीक रहेंगे और बड़ा होते होते ये खत्म भी हो जाता है। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने बचपन में ही ध्यान दिया तो अस्थमा वो बच्चों से माफ कीजिएगा खत्म हो सकता है। प्रदूषण का असर मेरे गले पर भी है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक स्वागत है आपका संसद टीवी में। नहीं उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से है माफ कीजिएगा।
जी। तो अभिषेक बताइए आपकी क्या समस्या है और आप क्या समाधान चाहते हैं, अपनी उम्र भी आप बताएं। जी 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 मैम, समस्या ये है मैम कि मेरा दोस्त है, वो 18 साल का है वो। जी हेलो। मैं सुन रही हूँ, आपका दोस्त 18 साल का है, बताइए। जी 18 साल का है वो, मतलब वो थोड़ा सा मतलब तेज चलता है या खेलने कूदने के लिए जाता है मैम मैदान में, तो उसका सांस फूलता है मैम। ठीक है। ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये अस्थमा का कोई झाड़ फूक से कोई संबंधित थोड़ी, मतलब क्योंकि हैदराबाद में कोई मछली का ऐसा कोई दवा देते हैं करके बताया मैम, इसी के बारे में मैं डिटेल से जानना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर रमाकांत से पूछूं, क्योंकि इस तरह की आई रियली डोंट नो ये मिथ है या सच है कि कहा जाता है कि कहीं कहीं फला फला जगह पे कोई मछली है, उसको निगल लेने से आपकी ये बीमारी एकदम से ठीक हो जाएगी, और बहुत सारे लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि हाँ ठीक हो गई। तो इनके इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मेरा तो जो व्यक्तिगत सलाह आपको यही है कि आप सबसे पहले तो उस बच्चे की प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, क्योंकि 18 साल की उम्र है और आप जैसा आपने बताया कि उसको चलने पे या दौड़ने पे सांस फूलने लग जाती है, तो खाली ये अस्थमा ही नहीं, कुछ और भी कारण हैं। वो एनीमिक बहुत हो सकता है या कुछ और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो पहले तो एक प्रॉपर जांच करा के उसका पहले एस्टेब्लिशमेंट करें कि उनको अस्थमा है या नहीं। और उसके बाद जहाँ तक जो आपने दूसरी बात पूछी, जैसे ये मछली वाली एक दवा का, निश्चित रूप से मैंने भी सुना है और वो लोग दवा देते हैं और कुछ लोग जो है ये भी कहते हैं कि उससे आराम होता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये मेरे हिसाब से आप सेकेंडरी उस पर ही रखें तो बेटर है। और पहले अपनी जांच कराएं, पहले जांच करा के निदान कराएं और किसी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाइए, प्रॉपर चिकित्सक से मिलिए और उनसे सलाह लेके तब अपना मेडिकेशन आगे जारी रखिए। और जब तक कि कोई प्रूफ आपके पास नहीं होते हैं, जैसे मछली की देने से क्या लाभ हो रहा है, तो जिस तरीके के अगर प्रूफ आपके पास नहीं है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब तक इसको अवॉइड करें और पहले अपना जांच कराएं, इलाज कराएं, उसके हिसाब से एक साइंटिफिक तरीके से उसको अप्रोच करिए। बिल्कुल, कुल मिला के डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं अभिषेक, कि आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। अगर आप प्रूफ है आपके पास, अफवाहों पे ध्यान ना दें और समस्या की जड़ में जानना ये ज्यादा जरूरी है कि दरअसल समस्या है क्या, और उसके बाद आप आगे बढ़े। हमारे अगले कॉलर नीलेश हैं जो कि गुजरात से जुड़े हैं। नीलेश, स्वागत है आपका संसद टीवी में, बताइए आपकी समस्या। नीलेश, एक और गुजारिश और सभी कॉलर से गुजारिश कि जब भी आप फोन करें अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। इससे फायदा ये होगा कि जो आप हमसे बात कर रहे हैं आपकी आवाज हम तक क्लियर आएगी। नीलेश, बताइए। जी मैम, मेरे को एक्चुअल में बचपन से मेरे को प्रॉब्लम है, फिर मतलब अस्थमा का जी। तो उसमें मैम मेरे को मतलब दवाई मेरी चली है। 2015 में मैंने सूरत में दवाई करवाई थी, तो अभी उसमें वो दवाई चल रही है मेरी। ठीक है, अभी भी वही दवाई चल रही है। मुझे बुटाटॉल 200 में एक दवाई लेता हूँ मैं, अभी वही चल रही है सर। तो मुझे सर से ये थोड़ा समझना था मैम कि मतलब आगे कोई अगर एक्सचेंज में करूँ दवाई का या कुछ बताएंगे सर, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर अनंत से लेना चाहूंगी, जो कि बुटाकॉट ऑलरेडी ले रहे हैं और बचपन से ही इनको अस्थमा है। जी हाँ, तो पहली बात तो हम ये मान के चलें कि आपका डायग्नोसिस रीजनेबल तरीके से कंफर्म्ड है कि ये दमा ही है, अस्थमा ही है। उसके लिए जो भी टेस्ट कराया हो आपने होपफुली कराया होगा। और आप फिर ये जो ब्यूटिकॉट ले रहे हैं ये तो एक इनहेलर है। आई थिंक आप इनहेलर से ले रहे होंगे, पफ ले रहे होंगे मेरे ख्याल से। दो तीन बातें हैं यहाँ पर। पहली बात कि इससे आपको आराम पड़ा कि नहीं। अगर आराम पड़ा और आप कितने डोज में ले रहे हैं, डोज भी ठीक ठाक होना जरूरी है। अगर उससे आराम पड़ा तो ठीक है, फिर उसको आप कंटिन्यू करें। धीरे धीरे कई हफ्तों तक आप ठीक रहेंगे तो उसका डोज कम करके उसको बंद करने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर उससे आपको लगता है आराम नहीं हो रहा, तब या तो हम उसी का डोज बढ़ाएं या हम दवाई को चेंज करें या उसमें कोई और दवाई ऐड करें, या ये पता लगाने की कोशिश करें कि आपको अस्थमा ही है, कुछ और तो नहीं, या कोई ऐसी चीज़ है जो और ऊपर से एग्रेवेट कर रही है। जैसे इतने सारे हमने और फैक्टर्स बताए, रिस्क फैक्टर्स बताए, उनमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो आपको एक्सपोज कर रही है। वो सबसे आपको बचना भी साथ ही साथ ज़रूरी है।
तो दवाई के साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें, और अगर नहीं ठीक हो रहा तो अपने डॉक्टर से मिलें ताकि उसको चेंज या दवाई को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और अगले कॉलर फिराक उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। फिराक, स्वागत है आपका सन टीवी में, बताइए। जी चिराग, बताइए आपका क्या सवाल है। मैम मेरा क्वेश्चन था एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब से था कि फादर को ना अभी 68 एज के हैं, और वो ना अभी जैसे चलते हैं तो सांस नहीं फूलता, पर लेटते हैं तो उनका सांस फूलता है लेटने पे, और गले में खराश सी आती है, तो भारीपन आ जाता है आवाज में। क्या ये दमा के लक्षण है, क्या है मैम? ये थोड़ा सा इस पे अब तक क्या आपने कोई टेस्ट कराया उनका? नहीं, अभी तो कोई टेस्ट नहीं कराया मैम। ठीक है, डॉक्टर अनंत वो आपसे ही जानना चाह रहे हैं। देखिए, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं ये दमा के लक्षण तो नहीं लग रहे, और स्पेशली इस एज ग्रुप में दमा यूजुअली स्टार्ट नहीं होता 68 ईयर्स में। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लेटते हैं तब उनको गले में खराश और थोड़ा सा सांस में दिक्कतें आती हैं, आई थिंक उनका चेकअप आप और ब्रॉडर तरीके से जरा कराएं। हो सकता है कुछ सिंपल एसिडिटी हो, रिफ्लक्स हो, जो पेट से कड़वा पानी ऊपर आता है उसी की वजह से हो, ये भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं, बट ये दमा का तो लक्षण नहीं लग रहा है। ओके सर, ये अभी जैसे गुटखा खाते हैं दिन में 2 बार, तो उसका भी वो हो सकता है सर? देखिए, हो तो सकता ही है, बट कंफर्म करने के लिए तो और भी चीजें रूल आउट करनी पड़ेंगी। बट अगेन, सिर्फ गुटखा खाने से और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बट एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। सर, आप इन्हें किसी टेस्ट की एडवाइस करेंगे क्या? मेरे ख्याल से पहले तो जाके एक बार दिखा दें, एक बार एक्सरे करा लें, एक बार अपना एंडोस्कोपी, या कम से कम ये एसिडिटी अगर है इसके बारे में पूछ लें, अगर नहीं है या है तो उसको इलाज करें। हार्ट का चेकअप करा लें, इस एज ग्रुप में बीपी और हार्ट का चेकअप कराना अच्छा रहता है। ये बेसिक टेस्ट कम से कम स्टार्ट कराएं। जी ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका भी। उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर रमाकांत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, और चूंकि मैं खुद भी पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी जब सीजन चेंज होता है तो इस तरह की समस्याओं से जूझती हूं। आप देखते हैं कि दिल्ली में क्या होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने फेस्टिव सीजन है, लेकिन ये प्रदूषण का लेवल जिस तरीके से बढ़ता है, खासकर दिवाली के बाद, वो हम जैसे लोग जो कि एस्थमेटिक नहीं है, जिनको अस्थमा या दमा नहीं है, उनको भी दिक्कतें आती हैं, खराश होना, और कई बार मैंने खुद में भी महसूस किया है कि सांस लेने तक में दिक्कत होती है, मेरे बच्चों में भी। तो क्या प्री एस्थमेटिक लक्षण है, ब्रोंकाइटिस का के शुरुआती लक्षण है? मतलब इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए अगर हम आयुर्वेद में घर पर ही चाहें तो किस तरह का इलाज? देखिए, ये जो आपने लक्षण बताए हैं, जो मौसम बदलते समय लक्षण आते हैं फिर एक निश्चित समय में खत्म हो जाते हैं जी, तो इनको हम अस्थमा तो कहना इनको बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। सिंपल शरीर में एलर्जी होती है, उस तरीके की जो चीजें हैं इसको आप ले सकते हैं। और जहाँ तक आयुर्वेद में प्रश्न है, जो सबसे बड़ी जो बात है वो इसमें क्या है कि 3 तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं पेशेंट को। एक तो आहार, मतलब जो डाइट है जी, और दूसरा लाइफ स्टाइल है जिसको विहार बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे जाके औषधि आती है या मेडिकेशन आता है। ठीक है। तो कोशिश ये करें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि कोविड काल में जिस तरह से हम सभी ने हमारे सबसे इंडिया के जितने भी घर हैं सभी ने अपने घरों में हल्दी का और इस तरीके से जो काढ़ा है, इस तरीके की चीजों का यूज किया है, तुलसी है, ऐसी चीजों को जो है अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, और उसकी चाहे भाप लियो चाहे काढ़ा पियो किया है। तो इस तरह से जो है कुछ हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं। जैसे आप एक विरोधी आहार करके बताया हुआ है, मतलब जैसे चूंकि मॉडर्न साइंस में इतना शायद उसको नहीं हम लोग उतना तवज्जो देते हैं, लेकिन जैसे दूध वाली चीज़ों के साथ नमक को खाना, या जो नॉनवेज फूड के साथ दूध को लेना, या बहुत ज़्यादा दही है और का बहुत ज़्यादा खट्टा दही बहुत ज़्यादा लेना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम लोग यूजुअली होता क्या है कि घरों में कई बार इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, और ये सब चीज़ें हम लोग जैसे सीज़न बदल रहा होता है तब भी यही करते चले जाते हैं। तो होता तरीका जो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है कि जो 2 सीज़न होते हैं उसको उस समय को ऋतु संधि कहते हैं। जैसे अभी मान लिए गर्मियां जा रही हैं, बरसात का सीजन गया और ठंड आने वाली है जी, तो ये जो 15 दिन लास्ट बरसात के और 15 दिन शुरू जो ठंड के होते हैं, ये सबसे क्रूशियल पीरियड है। इसमें आपको धीरे धीरे अपनी वो वाले जो आपके खान पान के तरीके हैं वो छोड़ने होंगे,
और ठंड में जो खान पान आप करते हैं वो वापस अपने शरीर में लाने होंगे। तो कुछ इस तरह से जब आप चलेंगे तो कम से कम ये जो इवन चाहे एलर्जेंस हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो डाइट की वजह से होने वाली हैं, वो उनका प्रभाव बहुत कम होगा। और दूसरी जो आपने बात कही पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, निश्चित रूप से ये जो हमारा जो दिल्ली और एनसीआर है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, मैं नहीं समझता कि साल के 12 महीने यहाँ पॉल्यूशन रहता है, लेकिन कुछ भौगोलिक स्थिति होती है, कुछ वातावरण में जो है हवाओं की कंडीशन ऐसी होती है, कुछ समय के लिए नवंबर के आसपास जो है बहुत सा धुंध यहाँ पर होता है जी। तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। और जब तक कि वो पूरी तरह से जो है उसमें कुछ ऐसा समाधान नहीं निकलता है, तो ऐसे में बेहतर यही है कि बचाव रखें। और कोविड ने हम लोगों को मास्क लगाना सिखाया है जी। तो कोशिश करें जिसको थोड़ी सी भी समस्या होती है सीजन चेंज पे, वो अभी मास्क है और डाइट है, इसको जो है अपने खान पान में रखें, डाइट को सही करें, खान पान सही करें और मास्क का यूज करते रहें, तो शायद कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर रमाकांत ने बताया कि आहार और विहार का खास ख्याल रखें तो औषधि तक जाने की जो है नौबत नहीं आएगी। अगले कॉलर जो है प्रदीप, वो जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। प्रदीप, स्वागत है आपका, बताइए आपकी समस्या क्या है। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अगले कॉलर सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, स्वागत है आपका, बताइए आपकी क्या समस्या। लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा संपर्क करें। मौमिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बताया कि इस सीजन में ये समस्याएं होती हैं, जो अस्थमेटिक नहीं होते उनको भी प्रॉब्लम होती है। और कई बार मैंने खुद में भी फील किया है कि कई बार मुझे भी निबुलाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लगता है ऐसा कि इतना चोक्ड हो गया है या कफिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं प्रॉपर सांस नहीं ले पा रही। और कई बार एंकरिंग करने के दौरान या नॉर्मल बातचीत के दौरान भी वो हाफ ब्रीथ फील होता है। तो मैं खुद एक बार गई थी डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर अनंत को शायद याद हो, तो मैंने पूछा था कि क्या ये अस्थमा है, तो उन्होंने बताया था नहीं, अस्थमा नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन है और इसे कैसे कोप अप करें? देखिए, ये तो एस्थमा नहीं है, क्योंकि एस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है। तो ये जो है, ये ओवर यूज ऑफ वॉइस, पॉल्यूशन, इसके कुछ एक्साइटिंग फैक्टर्स है, जिसके लिए हमारा टेम्पोररीली लंग कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है बोल के ये सब सिम्टम आता है जी। तो आपका जैसे स्पेशली अगर आपका केस लिया जाए तो ओवर यूज ऑफ वॉइस या बाकी चीज के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। कब करेंगे? नॉर्मल सिचुएशन में, जब कोई सिम्टम नहीं है उस वक्त। ओके। तो ये प्रिकॉशनरी लेंगे तो ये चीज या वेदर चेंजेस आएगा या जैसे आपका वॉइस यूज करेंगे तो उस आपका उस नौबत नहीं आएगी कि बाकी मेडिसिन करने के लिए या बाकी समय जैसे इतना तकलीफ आपको होगा ही नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर अनंत, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि चूंकि बच्चों से लेके बुजुर्गों में हम देख रहे हैं कि ये समस्या है अस्थमा, और बहुत कॉमन हो चुकी है, न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में अस्थमा, चूंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण प्रदूषण भी है, तमाम सारी चीजें हैं। ऐसे में अगर एक व्यक्ति ये जानना चाहे कि वह अस्थमेटिक है या नहीं है, जैसे कि मेरा भी सवाल मैम से यही था, क्योंकि कई बार ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं अस्थमेटिक पेशेंट से, तो वो एग्जैक्ट लक्षण क्या है, जैसे एक आदमी को ये पता चले कि हाँ उसे अस्थमा शुरू हो रहा है। क्या ये संभव है कि जब शुरुआत हो रही है तभी हम उसे कर्ब करें और वो उस स्टेज पे ना जाए जहां पर वो लाइलाज या क्रॉनिक हो जाए? जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है जो आपने सवाल पूछा कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली पिकअप बहुत ज़रूरी है। अर्ली हमको सस्पिशन भी होना चाहिए। जो लक्षण, एक्चुअली अस्थमा के लक्षण कई अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, ये भी एक थोड़ा सा चैलेंज होता है। बट जो टिपिकल लक्षण अगर खासकर जैसे बच्चों में आ रहे हैं, तो वो भी जैसे निमोनिया से भी स्टार्ट हो सकता है। उसको सबसे पहले निमोनिया ही हो गया, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक पूरी तरह नहीं हो, उसके वजह से सिकुड़न हो गई और आगे अस्थमा में बदली। ये तो चलिए एक अनयूजुअल सा केस है। बट ज्यादातर सबको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में सीटी ऐसी आवाज आ सकती है, गले में ऐसा लगता है जैसे जकड़न हो रही है, सांस अंदर बाहर आने में उनको लगता है दिक्कत हो रही है, जिस स्पीड से या जो पूरी तरीके से बाहर हवा निकालनी चाहिए नहीं निकाल पा रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत कॉमन है। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, अस्थमा के साथ अपर रेस्पिरेटरी एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, गला खराब, इस एलर्जी का अस्थमा से काफ़ी क्लोज सेम्बलेंस है। जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं
भले ही उनको सांस की प्रॉब्लम ना हो, बट ये चांस है कि उनको बाद में हो सकता है, तो उसी वक्त उस चीज का इलाज कराएं। जिन लोगों को अभी इस टाइम पे सांस की दिक्कतें शुरू हो रही हैं या खांसी शुरू हो रही है, कई बच्चों को सिर्फ खांसी से स्टार्ट होता है, वो भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं इसका आपसे आगे भी आपके जवाब को पूरा करवाऊंगी, क्योंकि प्रदीप दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप मध्य प्रदेश से, स्वागत है प्रदीप आपका संसद टीवी में, अपना सवाल बताइए। हेलो मैडम जी। जी प्रदीप, हेलो जी बताइए सवाल। मैडम जी, मुझे खांसी आती है और बीच सीने के पॉइंट में दर्द रहता है, और मैं जब सोते समय मुझे कफ आ जाता है। हाँ मैडम जी, बार बार कफ आता है, उठ के बाहर जाना पड़ता है मैडम जी। ठीक है। और सीने में और पीठ में दर्द होता है। ठीक है। डॉक्टर रमाकांत, क्या है इनकी ये समस्या? उम्र कितनी है आपकी? प्रदीप आप अपनी उम्र बताइए। 40 वर्ष है सर। तो ये जो आप समस्या बता रहे हैं, क्योंकि इसकी जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा और जानकारी करने की ज़रूरत है, और ये अस्थमा ही है या नहीं है, इसको थोड़ा सा रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर तो यही है कि पहले आप किसी एक अच्छे से चिकित्सक के पास जाके आप अपनी जांचें कंप्लीट करवा लें। जांचें कंप्लीट करवा के तब आप उसको आगे बढ़ें। और जब तक के लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि लेटने पे आपको थोड़ा सा कफ आता है और आपको उठ के थूकने जाना पड़ता है, तो एक बहुत जो सिंपल सा का एक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं कि आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। अभी जो चूंकि मौसम बदल चुका है काफ़ी हद तक, आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, गुनगुना से भी थोड़ा सा तेज जो गर्म पानी होता है, उसको आप जो है दिन भर में कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही पिएं, और थोड़ा सा जो है मास्क वगैरह लगा के रखें, तो काफ़ी हद तक शायद ये समस्या आपकी कुछ कम होगी। बाकी आप जांच जरूर कराएं, जांच करा के फिर आगे निदान करवाएं इसका। जांच सर एक्सरे करवा लें सर? अब ये जो आप चिकित्सक को मिलेंगे वो आपको एक्सरे भी उसमें एक हो सकता है, लेकिन जैसा वो बताएं उसी हिसाब से आप उसको आगे कराएं। जी सर जी। ठीक है। अगले कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, नवदीप पंजाब से। बताइए नवदीप, स्वागत है आपका, अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नवदीप कुमार बात कर रहा हूँ, फाजिलका पंजाब से। मेरे को ना 5-6 महीने पहले काफी खांसी आती थी जी। तो रात को सोता था तो उस टाइम ज्यादा आती थी, तो नजला, पूरा पानी छाती पे, और पूरी रात मतलब खांसी आती ही रहती थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे सिविल हॉस्पिटल में चेस्ट एंड टीबी के जो एमडी हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास में गया था। उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। फिर मैंने कुछ देर होम्योपैथी की दवाई ली, तो उससे मेरे को थोड़ा आराम मिला, लेकिन ठीक फिर भी नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं एम्स बठिंडा में नया हॉस्पिटल जो बना वहाँ पे गया। ठीक है। वहाँ पे प्लमनरी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा एक्सरे दोबारा से किया। तो उन्होंने फिर मेरे को एक्सरे वगैरह देख के तो उन्होंने मेरे को जो है डिक्लेयर कर दिया अस्थमा है आपके मतलब चेस्ट पे फंगस जमी हुई है काफी। तो अभी आपको जो इलाज आप ले रहे हैं उससे आराम नहीं है? आराम मेरे को उसी टाइम, मतलब उन्होंने मेरे को पहले स्टार्ट किया था, ये ग्लेनमार्क का आता है, ये एयरटेक FD 400, ये उन्होंने 2-2 कैप्सूल मेरे को सुबह शाम बोले थे लेने हैं, तो उससे मेरे को काफी आराम मिला। 3 महीने उन्होंने मेरे को वो दिया। अभी ये आगे किया शुरू, वाइलोर F200 है, ग्लेनमार्क का ये। तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि तीनों मेरे को इससे काफी आराम है, अभी मेरे को खांसी वगैरह कुछ नहीं आती, तो इसका आगे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह ठीक हो सकता हूँ क्या? एक मेरी ना वाटर सप्लाई में ड्यूटी है जी, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उसमें मेरे को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक पाउडर होता है पानी में, वो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वो डालना पड़ता है जी। मतलब आपके इस तरह के जॉब का नेचर भी है और आपको इस तरह की समस्या भी है, तो आप कैसे अपना आगे बचाव रखें, ये आपका मुझे लगता है सवाल है डॉक्टर अनंत जी। और इसका मतलब ये ठीक भी हो सकता है कि नहीं? अभी तो मेरे को खांसी वगैरह नहीं है। ठीक है, हम आपका सवाल समझ गए। जी जी डॉक्टर अनंत। जी हाँ, तो देखने से तो लग रहा है कि अस्थमा लाइक सिम्टम्स तो हैं इनको, क्योंकि खासकर इनहेलर से फ़ायदा भी है, ज़रूर एयरवेज का प्रॉब्लम होगा। इसमें कितना कंपोनेंट इनके काम का है वो एक देखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर वो जैसे ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसका जो एटमॉस्फेयर उनको इनहेल करते हैं, और अगर ये कई सालों से करे चले जा रहे हैं,
हो सकता है उसका डेफिनेट एक इम्पैक्ट इस पे पड़ा हो सकता है वो इसका कारण भी हो। तो एक तो ये उस टाइम पे मास्क हमेशा पहने, ये एक इनको हम एडवाइस दे सकते हैं। अगर हो सकता है कुछ दिनों के लिए इस काम से हट के कोई और काम कर लें और देखें कि क्या इससे इनको फायदा हो रहा है, ओवरऑल फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है देन दैट मीन्स कि यही एक कारण इंपॉर्टेंट है और उससे बच के रहें। दूसरा, इनहेलर ले रहे हैं तो इनहेलर भी धीरे धीरे कम करके खत्म किया जा सकता है। अगर आप जैसे कह रहे हो अभी बिल्कुल ठीक है, बट बेटर है ये अपने आप ना करें, बेटर है अपने डॉक्टर से एक बार मिलके उनको दिखा के वो एक बार रीजनेबली श्योर हो जाएं कि आप अब इस लेवल पे हैं कि दवाई कम कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हैं, तो ठीक है। बहुत जल्दी खत्म करना भी एडवाइजेबल नहीं है, बहुत लंबा लेना भी अच्छी बात नहीं है, बट टाइमली खत्म करना चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो। जी बिल्कुल। अगले कॉलर गुजरात से प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, स्वागत है आपका संसद टीवी में, बताइए आपका क्या सवाल है। हाँ जी मैडम, प्रवीण कुमार गुजरात से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरा साला महेश कुमार है, उसको थोड़ा चलने से सांसें फूलती है, उसकी उम्र है 47 और उसको जो समुद्र किनारे समुद्र का जो वातावरण है, जो समुद्र का किनारा है, समुद्र का किनारा है जी। वो उससे उसको ज्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो आप क्या वो ऐसा कुछ काम करते हैं जो उन्हें समुद्र के किनारे ज्यादा रहना पड़ता है? और नहीं, वो तो वो प्राइमरी टीचर हैं। अच्छा, ठीक है, तो अभी अस्थमा की उनकी प्रॉब्लम है, ये डिडक्ट हो चुका है। हाँ ठीक है। डॉक्टर मौमिता, मैं चाहूंगी आप इनके लिए कुछ बताएं कि चूंकि ये अस्थमेटिक हैं और मुझे लगता है कि जो ये इलाज कर रहे हैं उससे इन्हें आराम नहीं है और शायद इसीलिए ये हमारे साथ जुड़े भी हैं। इनके लिए होम्योपैथ क्या ट्रीटमेंट देता है? होम्योपैथिकली पहले तो पेशेंट का पूरा केस हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर पेशेंट का कोई एक्यूट सिम्टम है कि सांस बहुत फूल रहा है, खांसी है, छाती से साई साई की आवाज आ रहा है, तो उसके लिए तो नियर बाई जो भी होम्योपैथ है उनके पास जाए, कोई एक्यूट मेडिसिन ले कि टेम्पोररी उसको आराम मिलेगा। फिर जब पेशेंट के कोई सिम्टम नहीं रहेगा तब प्रॉपर तरीके से केस हिस्ट्री लेके, जिस चीज से, जैसे बोला समुद्र के किनारे इनका बढ़ता है, अगर उनका घर उधर है या आना जाना है तो उससे उसको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्ट वेदर में अगर ह्यूमिड है, एयर में अगर वाटर की इसमें ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उसमें भी हमारा सांस की प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे उसको दूर रखना पड़ेगा। बाकी इनका पूरा प्रॉपर केस हिस्ट्री लेके नियर बाई जो डॉक्टर है उनके पास जाके उनको जांच कराया जाए, उसका चेस्ट एक्सरे या बाकी जो जो इन्वेस्टिगेशन बोले वो करा के, जब इसका सिम्टम थोड़ा सा रिलीफ होगा तब होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकता है प्रिवेंटिव तरीके से, तो वो आगे से उसको और ना बढ़े, ये हल हो सकता है। ठीक है, तो अगले कॉलर जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं, वैभव। वैभव, स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल क्या है? मैम, मुझे जब मौसम चेंज होता है ना एकदम से जी, तो बहुत ज्यादा खांसी है, वो भी सूखी। ठीक है। और जैसे बाइक वगैरह चलाता हूँ तो उल्टी भी आ जाती है, और जैसे खांसी उठती रहती है तो थोड़ा सांस फिरता है मुझे। ठीक है, और मेरी उम्र जी 25 साल है। ठीक है, डॉक्टर रमाकांत आप बताएं। जी, निश्चित रूप से ये जो जैसा आप बता रहे हैं कि ये एज है और बाइक जब आप चलाते हैं, इसका मतलब मौसम का जो एक्सपोजर है उसकी वजह से। और सर, जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो जब भी मुझे मतलब बहुत ज्यादा खांसी होती है एकदम से बिस्तर से उठते ही। जी, तो निश्चित है कि आप का जो ये एलर्जिक कफ है, अभी पूरी तरह से अस्थमा है इस तरह से तो आपका नहीं लगता है, लेकिन उसकी पहली स्टेज में आप हो सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा आप जांच कराइए। और दूसरा जो है, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं और थोड़ा सा खान पान पे अपने ध्यान दें। कुछ चीज़ें जो इस समय ठंडी है, जैसे फ्रिज की चीज़ें हैं, फ्रिज का है या ठंडा पानी है, इस तरह की चीज़ें इस समय आप अवॉइड कर सकते हैं। और जब आप बाइक चलाते हैं उस समय आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, थोड़ा सा नाक वगैरह ढक के रखें, जिससे कि डायरेक्ट जो कोल्ड एयर है वो आपको संपर्क में ना आए। तो इस तरह से कुछ छोटी मोटी सावधानियां करेंगे तो आप को बेनिफिट होगा। जब मैं मतलब जैसे उठती रहती है ना ज्यादा खांसी, तो सर मैं उल्टी तरफ लेटता हूँ ना प्रोन पोजीशन में, तो मुझे सर रिलीफ मिलता है जी। नहीं तो उठी उठी चले जाते हैं खांसी। बिल्कुल बिल्कुल, वो खांसी के लिए भी हमारे शरीर में कुछ केंद्र होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो नहीं खींचेंगे, वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उस स्थिति में खांसी नहीं आती है। तो जैसे आप एक करवट एक निश्चित समय लेटने पर उस पर प्रभाव कम पड़ता होगा तो वो खांसी कम हो जाती है।
लेकिन उसका तरीका यही है कि आप कभी भी चूंकि उठ सकती है, आप प्रिकॉशन रखें, थोड़ा सा गरारे जरूर करें। गरारे करते समय उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी और उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, तब गरारे करिए। अगर आप कोई मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे दूध वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें 1 चुटकी हल्दी या सौंठ थोड़ा सा डाल के तब आप उसको यूज़ करें। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ना ये हल्का हो जाएगा और थोड़ा सा जो उसका एक चिकनाई का जो प्रभाव होता है गले पे, वो थोड़ा कम पड़ेगा और आपकी जो खांसी है कम हो जाएगी। दूसरे, जानकारी करिए, खून का टेस्ट करवाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मतलब थोड़ा सा, कई बार कीड़ों का इन्फेक्शन भी पेट में रहता है तो भी लंबे समय बाद इस तरीके से एलर्जी जैसे फीचर्स आते हैं। तो मेरे कहने का ये है कि आप प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन करा के जानकारी कर लें कि और इसमें क्या चीज़ें हैं, लेकिन जब तक खान पान में सावधानी रखिए आप। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। और अगले कॉलर जो है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से रविशंकर। रविशंकर, स्वागत है आपका, बताइए आपकी क्या समस्या है? हेलो जी, अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दें, अपना सवाल बताएं। हाँ हेलो जी, बताइए। हमें अस्थमा है। हाँ, हमें अस्थमा है। हमें अस्थमा हमें आज 25 साल से है। अच्छा। और उसकी वजह से हमें खांसी भी आ रही है, इस समय सांस फूल रही है और हमें घबराहट जैसी होती है। रात में खांसी जब आती है तो नींद नहीं आती है। जी, आपकी उम्र, आप अपनी उम्र बताएं कृपया। 45 साल मेरी उम्र है। 45 ईयर्स। और इस तरह की दिक्कतें हैं, पिछले 25 सालों से अस्थमा है। डॉक्टर अनंत, आप क्या इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? तो 25 साल से अस्थमा है, उसके लिए आप दवाई में क्या ले रहे हैं? कुछ रेगुलर इलाज करा रहे हैं? हाँ, इस समय मैं ले रही हूँ अस्थालीन का इनहेलर ले रही हूँ। और कुछ? बिकॉज और भी कोई पंप या इनहेलर या सिर्फ यही? हाँ, डेरिफाइलिन जैसे टेबलेट ले लेती हूँ। दर्द होता है तो दर्द की कोई दवा ले लेती हूँ। अच्छा, देखिए ऐसा है कि अगर 25 साल से है और अभी भी आपको काफ़ी दिक्कत लग रही है, तो जो इनहेलर आप ले रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। अभी और भी काफ़ी इसका इलाज आगे एडवांस हो गया है, और भी इनहेलर है, और भी दवाइयाँ अवेलेबल है बेटर। तो मेरा सजेशन यही है, सुझाव, कि आप अपने पास जो नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है वहाँ जाएँ। इसके आगे और भी इनहेलर्स होते हैं, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह से आप बोल रहे हो, 25 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। सिर्फ एक अस्थेलिन के इनहेलर से इस टाइम पे आपको आई थिंक पूरा फ़ायदा नहीं होगा। स्टेरॉयड के इनहेलर आपको लेने पड़ेंगे, वो आप स्टार्ट करें और उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर नहीं होता तब हम और चीज़ों को देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको दोबारा किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 साल से अगर स्थिति जस की तस है, इसका मतलब जो दवाइयां आप ले रही हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। आगे और जो दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में, उसकी तरफ जाने की जरूरत है। मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर मौमिता, एक सवाल है मेरा कि अस्थमा को लेकर कहा जाता है कि लक्षणों के आधार पर 2 प्रकार के हैं, बाहरी और आंतरिक, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या इन दोनों में बेसिक फर्क है और क्या है ये? एक्चुअली जो एक्सटर्नल है वो है हमारा कुछ एक्साइटिंग फैक्टर्स, जैसे अभी बताया गया कि एक्सटर्नल एयर क्वालिटी अगर चेंज हो गया, उसके बाद अस्थमा की धस का आना, मतलब रिविजन शुरू हुआ जी। उसके छोड़ के जो घर पे पेट्स हो सकता है और कुछ फैक्टर्स हो सकता है जिसमें हम एलर्जन है, पर्टिकुलर कुछ फूड भी हो सकता है, जैसे फूड, कोई सी फूड हो जाए या एग्स, किसी का पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्हीट से भी किसी का एलर्जी हो सकता है। तो उस एलर्जी से भी हमारा अस्थमा का अटैक पड़ना शुरू हो सकता है। अगर ये क्रॉनिक पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट यूजुअली क्रॉनिक ही होता है, तो उनसे ही हम हिस्ट्री लेंगे कि क्या चीज से आपका ये अस्थमा का अटैक बार बार पड़ता है, ये रेमिशन हो रहा है, वेदर वेरिएशन है, एयर क्वालिटी अगर चेंज हो जाए, खान पान में अगर कुछ ऐसे कुछ हो जाए, तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। ठीक है। और इंटरनल फैक्टर्स अगर बोला जाए कि किसी क्षेत्र में होता है कि इनहेरिट करता है, जैसे माँ या फादर का या सिबलिंग्स में किसी का अस्थमा है तो स्किन एलर्जी भी हो सकता है, या किसी चीज में एलर्जी है तो वो एलर्जी इनहेरिट करे पेशेंट, और वो एज ए अस्थमा या खांसी जुकाम पहले से स्टार्ट हो, फिर इन द लॉन्ग टर्म उसको हम अस्थमा का नाम दें। ठीक है। डॉक्टर रमाकांत, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, और ये सवाल
मेरा तो है ही, और मुझे लगता है सभी हमारे दर्शकों का भी होगा, क्योंकि कहते हैं कि प्रिकॉशन ज्यादा जरूरी है, बेटर देन कि कोई बीमारी हो जाए, तो हम बचाव ही पहले कर लें। वो ट्रिक्स हमें पता हो कि हम उस बीमारी की गिरफ्त में ना आए। अस्थमा चूंकि कई बार तो बचपन से होता है, अनुवांशिक होता है, लेकिन हम चूंकि जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, प्रदूषण की गिरफ्त में है, दिल्ली में है जो जिसका प्रदूषण लेवल अक्सर खराब श्रेणी में रहता है, और कुछ खास मौसम में और भी ज्यादा, तो जिस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, हम अस्थमेटिक ना हो, हमें सांस की बीमारियां ना हो, हम बचाव वो क्या करें या वो क्या साधन अपनाएं, वो घरेलू उपचार या आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें आप हमारे दर्शकों को बता पाएं जिससे हम इस बीमारी की गिरफ्त में ना आए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। निश्चित अपने आप को पहले बचाव रखना है जिससे कि हम लोग रोग हमको ना हो जी, ये सबसे पहली सिचुएशन होनी ही चाहिए। और इसके लिए देखिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे कि अगर कब ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं, एक तो होली के आसपास का समय होता है, फरवरी मार्च के आसपास, और दूसरा समय होता है ये जो हमारा शरद ऋतु होती है, जो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है। और ये दोनों ही समय हमारे जो मेजर फेस्टिवल के भी हैं। दूसरे क्या है कि आप इस समय अगर आप देखेंगे तो व्रतों का विधान है, तो अगर कोशिश करें कि व्रत करने का मतलब ये नहीं है कि भूखा रहना है, लेकिन अपनी डाइट को रेगुलेट कर लें। तो वो शायद इसी साइंटिफिक उद्देश्य से बनाए गए थे कि एक नई ऋतु आ रही है, पुरानी जा रही है, आपको एक छोड़ना है क्रम से, तो आप क्रम से उसको 15 दिन में छोड़ेंगे और अगली वाली को अडॉप्ट करेंगे। तो साल में 2 बार ऐसा कर सकते हैं, एक तो आप शरद ऋतु में, और बड़ी एक हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है कि शरद ऋतु जो होती है वो उसमें कुछ टाइम होता है 15 दिन का, जिसको यमराज की दाढ़ के बराबर माना गया है। मतलब कि उस समय अगर आप बिल्कुल आप लापरवाही करेंगे तो बीमारी होगी ही होगी जी। तो वो एक जो समय होता है वो यही होता है। ये 15 अक्टूबर से लेकर के नवंबर का जो समय होता है, ये समय है शरद ऋतु का, जो कि आपको बचना चाहिए। दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आयुर्वेद में कुछ शोधन की बात कही गई है कि जैसे हम अपने शरीर का शोधन कराते रहें, तो उसके लिए पंचकर्म की टेक्निक्स हैं, कुछ दवाएं देके, कुछ पेट साफ करने की दवाएं दी जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम साल में एक बार अपने शरीर का शोधन करवा लें, तो ये जो सीजनल वेरिएशन होते हैं इनसे हम लोग काफ़ी हद तक बच जाते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ चिकित्सालय में सीजनल कैंप भी लगाते हैं हम लोग जी। अभी जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने कैंप लगाया था, तो उसमें इस तरह से जो आप ऋतु के अनुसार शरीर का शोधन कराना, तो ये समय सबसे अच्छा होता है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास एक बार आप शरीर अपना शोधन करवा लें। बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात बताई। हाँ, तो आगे चल के कम उसके प्रभाव पड़ते हैं। शरीर का शोधन कराना, मुझे लगता है कि आपकी अगली कस्टमर मैं ही हूँ। पूरी साइंटिफिक है इसमें बिल्कुल इसमें, क्योंकि अगर आप देखते हैं जब हम लोग शोधन कराने के बाद शरीर से जो एलर्जेंस हैं, जो हिस्टामिन के कंटेंट हैं, वो काफी हद तक कम हो जाती है जी। बिल्कुल। हम अपने अगले कॉलर को ले लेते हैं, सत्यपाल, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। सत्यपाल, अपना सवाल बताइए। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, सत्तार जी। सर मैं जो हूँ वैसे तो गैस्ट्रो पेशेंट हूँ, और जो मैं एक्चुअली मेरा जो नेचर ऑफ वर्क था, मैं 65 ईयर्स मेरी एज है, और मेरा नेचर ऑफ वर्क था, मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जॉब करता था। हेलो जी सत्यपाल, अपना सवाल बताइए थोड़ा, चूंकि समय कम है हमारे पास, कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है? जो मैं बता रहा हूँ आपको जी, आपका मेरा पेट्रोल और एटीएम वगैरह इन सब जो है इंडिशिंग ऑयल वगैरह का काम था। इस माहौल में मैं रहता था एसी में। तो उसके बाद जो है मेरा 2017 में मेरी तबीयत खराब हुई, और ये मैं पीजीआई में भी दिखाया, और मैंने ये इधर प्राइवेट में जैसे ये जो सांस के विशेषज्ञ को भी दिखाया, एमडी डॉक्टर को। उन्होंने हमको वो लिखी है, इनहेलर लिखी, कुछ दवाइयाँ भी दी, लेकिन दवाइयाँ उनकी रिएक्ट कर रही मेरे को, तो मैं सांस भाप लेता हूँ, इनहेलर ले लेता हूँ। लेकिन समस्या आपकी बनी हुई है, मतलब समस्या आपकी बनी हुई है, इतना कुछ करने के बाद भी ये आपका सवाल है। डॉक्टर अनंत, इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद अगली कॉलर मनीषा है। मनीषा, आप रुके रहिए, या फिर मनीषा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप भी अपना सवाल बता दीजिए, क्योंकि वक्त कम है, हम आप दोनों के सवालों का जवाब एक साथ दिलवाएंगे। मनीषा, आपका सवाल।
मनीषा, अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम करिए। जी, आप सवाल पूछिए। जी नमस्कार, बताइए सवाल। वो मेरी प्रिया 19 ईयर ओल्ड है, जैसे उसको बचपन में ही एलर्जी है, उसको निमोनिया वगैरह होता ही रहता था बचपन में। तो अब वो जैसे उसको नवंबर अक्टूबर में और उधर से मार्च अप्रैल में जैसे एलर्जी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर हमारे को उसको कफ देना पड़ता है जी। इनहेलर लिवोलिन है 100 और अगर ज्यादा हो जाए तो हमें बेटा को भी देना पड़ता है। ठीक है। और एक ओमनाकॉटर टैबलेट है 20 mg की, वो भी देते हैं और होता उसको यही 2 मंथ में ही है। ठीक है। पूरा साल बढ़िया रहती है वो, कि इसको हम इस महीने में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी समस्या हम समझ गए मनीषा। आपका जवाब हम लेंगे डॉक्टर रमाकांत से। और इससे पहले डॉक्टर सत्यपाल ने जो सवाल पूछा था डॉक्टर अनंत, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दे दें। तो उन्होंने जो बोला 65 इयर्स के हैं, सांस फूल रही है, कह रहे हैं कि एसी वगैरह में उनका काफ़ी रहने का और रहता है, उससे ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया है। तो पहली बात तो ये अस्थमा ही है या कुछ और है, ये अभी क्लियर नहीं है उनकी बात से। हो सकता है ये सिर्फ सीजनल एलर्जी हो, ये भी हो सकता है कि अस्थमा हो। स्मोकिंग हिस्ट्री के बारे में हमको नहीं पता, हो सकता है एक COPD बीमारी होती है वो हो। तो इस टाइम पे उसका भी ट्रीटमेंट इनहेलर ही होता है जी। मतलब ये है कि अगर उनको लग रहा है आराम नहीं पड़ रहा तो बेटर है कि वो अपने आप को जाके प्रॉपर चेक करा लें, एक्सरे करा लें, फेफड़ों की जांच करा लें। स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है जिससे फेफड़ों की पावर पता लगती है। कुछ और टेस्ट, ब्लड टेस्ट में भी इओसिनोफिल काउंट वगैरह होते हैं, ये सब करा लें और भी जो ठीक लगे वहां पे करा के तब आगे बढ़े। बिल्कुल। और मनीषा ने जो सवाल पूछा था डॉक्टर रमाकांत की, साल भर वो बच्चे जिसके बारे में वो पूछ रही थी ठीक रहती है, इस 2 महीने में प्रॉब्लम होती है। वही बात मुझे लगता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जी, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। और मेरे हिसाब से जो ये दवा ले रही हैं अपनी समय में ठीक है, लेकिन एक बार ये अपना विरेचन एक प्रक्रिया होती है आयुर्वेद में, एक शरीर को शोधन कराने के लिए। वो एक बार विरेचन साल में जो है लगभग 2-3 साल तक लगातार हर साल एक बार ले लें, या तो फरवरी मार्च के महीने में या ये जो अक्टूबर का महीना है, नवंबर का महीना, इस समय। तो मेरी समस्या चूंकि यंग बच्ची है तो धीरे धीरे करके ये समस्या उसकी सॉल्व हो जाएगी, तो उसमें बहुत मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही सुझाव है कि एक बार जो है कहीं अच्छे सेंटर पर जाके विरेचन वगैरह इसका ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। टॉपिक बहुत अच्छा है, लोगों के सवाल बहुत ज्यादा है और हमारे विशेषज्ञ भी बहुत सही तरीके से टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़ें। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया सनसद टीवी के स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, निदान देने के लिए। अस्थमा जो है वो सांस की गंभीर बीमारी है और आप इसे नजरअंदाज तो कतई ना करें। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों को इस तरह की बीमारी होती है, दिक्कत होती है, उन्हें अपने आहार विहार, अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। और खास करके इस मौसम में विश्व स्तर पर अस्थमा से बचाव और रोकथाम के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आपको बता दें कि हर साल 3 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2022 की जो थीम है वो है गैप्स इन अस्थमा केयर। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले हफ्ते जब आपसे मुलाकात होगी तो जो पीलिया बीमारी है, जॉइंडिस, उसे लेकर बातचीत करेंगे। आपके जो सवाल है उसे आप जीमेल करें, हमसे पूछें। अगले हफ्ते शनिवार को हमसे जुड़े और हमारे विशेषज्ञ आपके सारे सवालों का निदान करेंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।